आपका जो करिकुलम है, आप लोगों ने 3 साल यहाँ बिता लिए, आपको क्या लग रहा है कि जो इंडस्ट्री की डिमांड्स हैं और जो कॉलेज में बीटेक कंप्यूटर साइंस पढ़ाया जा रहा है, उसमें सिंक है या यहाँ भी वही हाल है कि आउटडेटेड चीज़ें ही पढ़ाई जा रही हैं? 100 में से या 100% में से करना हो आपको रेट, तो कितने परसेंट फैकल्टीज़ होंगे जिनको आप बोलोगे कि हाँ ठीक है, ये फैकल्टीज़ अच्छी हैं या एक्सपीरियंस है उनके पास और सही तरीके से पढ़ाते हैं? ठीक है। कोडिंग कल्चर कैसा है कैंपस का आपका? ऐसा कुछ है कि इंटीग्रेट कर रखा है किसी भी तरीके से उसको इवैल्यूएशन वाले प्रोसेस में, या अपने ऊपर है कि ठीक है करना हो करो, नहीं करना हो तो करो? क्योंकि प्लेसमेंट प्रोसेस समझाओ, कब से स्टार्ट होता है प्लेसमेंट प्रोसेस एंड देन किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम कॉलेज ने बनाया हुआ है। अगर कुछ रियल इनसाइट्स शेयर कर पाओ प्लेसमेंट का, कितने लोगों को कोर डोमेन में प्लेसमेंट मिल रहा है, कितनों को सेल्स वेल्स में नौकरी मिल रही है, तो स्टूडेंट्स हैं जितना क्राउड है, क्या आपको लगता है कि उतनी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं कि वो सफिशिएंट कहा जा सकता है? यहाँ पे थोड़ा सा प्लेसमेंट के रूल्स बहुत सारी वैसी हैं। और ऐसे क्या क्या रूल्स हैं? कॉलेज लाइफ कैसा है? किस सेंस में पूछ रहे हैं आप? जिस भी सेंस बहुत में आपने सारी समझा चीजें उसी कॉलेज सेंस में। ओके, तो वापस से हम एलपीयू में आ गए। लास्ट ईयर जो हमने रिव्यू किया था, क्योंकि हमारा रिव्यू करने का जो तरीका होता है वो इंडस्ट्री में सबसे अलग होता है। तो लास्ट ईयर भी और उससे पहले जो हमने रिव्यू डाला हुआ था, उससे करीबन 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प मिली थी इन्फॉर्म डिसीजन लेने में। और जैसा हमारा तरीका होता है किसी भी कैंपस का रिव्यू करने का, हम स्ट्रेट अवे प्लेसमेंट्स पे नहीं जाते हैं, और ना ही जो कॉलेज ब्रोशर देते हैं कि इतना एवरेज पैकेज है, उतना हाईएस्ट पैकेज है, उस पर हम नहीं जाते हैं। हम प्रोसेस को ब्रेक डाउन करके समझना चाहते हैं। अगर आपने इस रिव्यू वीडियो को देख लिया तो मतलब मैं गारंटी दे सकता हूँ इसके बियॉन्ड आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दो आप लोग अपना, उसके बाद हम लोग इस फॉर्मल रिव्यू को स्टार्ट करेंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद परवेज़, आई एम अ थर्ड ईयर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। My name is Shivashish. I am also third year BTech CSE Okay. AIML specializing student. ठीक है, And basically, I am also a freelancer Okay. doing an agentic ML automations. ग्रेट। आप? मेरा नाम सत्यम यादव हम्म, है। मैं थर्ड ईयर बीटेक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट ठीक है, और डेटा साइंस में मेरा स्पेशलाइजेशन। ओके, ठीक है। देखो, हम जो तरीका हमने अपनाया हुआ है ना रिव्यू करने का किसी भी कैंपस को, पहले वो समझ लो। फिर अगर आप ये बात समझ जाओगे तो आप बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाओगे इस पूरे रिव्यू प्रोसेस में। तो हम क्या करते हैं ना कि हम लोग चाहते तो ये काम हम बहुत सारे लोग करते हैं, स्टूडियो से बैठ के भी जो कॉलेज रिव्यू के लिए ब्रोशर देता है वो हम पढ़ देते हैं कि एवरेज पैकेज 3.5 करोड़ का गया हुआ है, 2.5 करोड़ गया हुआ है, हाईएस्ट पैकेज, मतलब जो भी नंबर्स रैंडम नंबर्स आते हैं। बट हमने इस इंडस्ट्री में 6-7 साल बिताने के बाद देखा कि मेजॉरिटी क्लेम्स जो कॉलेज करता है कहीं ना कहीं फ्लेक ही होते हैं, और ये किसी एक कैंपस की बात नहीं है, मेजॉरिटी कॉलेजेस की हालत वही है। तो हमने जो तरीका अपनाया वो ये है कि प्लेसमेंट्स किन चीज़ों की वजह से होते हैं, अगर वो प्रोसेस कैंपस में है तो बाय डिफ़ॉल्ट प्लेसमेंट हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहला जो फोकस होता है हमारा जिस एरिया पे, वो है एम्प्लॉयबिलिटी पे। एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब समझते हो आप लोग? एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब बहुत सिंपल टर्म्स में जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है वो ये है कि आपका प्लेसमेंट तभी होगा जब आपके अंदर वो स्किल्स होंगे जिसके बेसिस पे आपको प्लेसमेंट मिले। अगर आपके पास वो स्किल्स नहीं है तो आपका प्लेसमेंट नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट। अब जो प्रॉब्लम है इंडिया में वो ये है कि बहुत सारे रिपोर्ट्स आए। अभी अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का रिपोर्ट आया, उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ऑफिशियल डेटा जारी किया बहुत टाइम बाद इकोनॉमिक सर्वे में, उसमें ये कहा कि 51% स्टूडेंट ही एम्प्लॉयबल हैं। जितने स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, जैसे 100 बच्चा मान लो पूरे साल में निकला पूरे इंडिया से, उसमें से केवल 51 बच्चा ही एम्प्लॉयबल है, मतलब उसके अंदर ऐसी रेलिवेंट स्किल्स हैं जिसके बेसिस पे उसको जॉब मार्केट में जॉब मिल पाए। अब जब ये बात क्लियर हो गई, गवर्नमेंट ने ऑफिशियली माना, तो अब इसके पीछे रीजंस आए कि भाई प्रॉब्लम्स क्या है, मतलब क्यों बच्चा एम्प्लॉयबल नहीं है 3 साल की डिग्री करने के बाद, 4 साल की डिग्री करने के बाद भी क्यों एम्प्लॉयबल नहीं हो पा रहा है। तो उसके पीछे बहुत सारे रिसर्च पेपर आए। 3 बड़े रीजंस आए सामने एम्प्लॉयबिलिटी क्राइसिस को लेके। सबसे पहला रीज़न आया कि जो करिकुलम बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और जो इंडस्ट्री की डिमांड है उसमें एक बहुत बड़ा गैप है। आप जो चीज़ें पढ़ा रहे हो वो डिज़ाइन हुई थी अर्ली 2000s में, ठीक है। अब 2026 है, चीज़ें बहुत इवॉल्व हो चुकी हैं। जिन चीज़ों की, जिन स्किल्स की रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री को है वो आप कॉलेज में पढ़ा नहीं रहे हो। पहला बड़ा रीज़न और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप आउटडेटेड करिकुलम पढ़ा रहे हो। दूसरा बड़ा रीज़न ये है कि जो लोग करिकुलम को थोड़ा अपग्रेड कर भी रहे हैं कुछ कॉलेजेस, उनके यहाँ जो फैकल्टीज़ हैं वो मेजॉरिटी ऐसी फैकल्टीज़ हैं जिनके पास रियल इंडस्ट्रियल एक्सपोजर नहीं है। उन्होंने खुद कभी कॉरपोरेट में काम नहीं किया, तो जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है किसी भी करिकुलम का, उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या होता है उसका आइडिया नहीं है उन्हें। तो वो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दे के नहीं समझा पाते हैं स्टूडेंट्स को। तो मतलब पहली चीज़ तो ये कि आप करिकुलम तो आउटडेटेड पढ़ा ही रहे हो, जो लोग पढ़ा रहे हैं उस करिकुलम को वो भी आउटडेटेड ही एक तरीके से। और तीसरा बड़ा प्रॉब्लम है
लैक ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। आप रॉड तरीके से पढ़ा रहे हो, बस बच्चा पढ़े जा रहा है, मतलब थियोरेटिकल चीज़ें पढ़ रहा है, मगअप करके उसको एग्जाम दे रहा है, पास हो जा रहा है। कोई प्रोजेक्ट्स नहीं हो उसके पास दिखाने के लिए, 3 साल 4 साल पढ़ने के बाद भी उसका कोई पोर्टफोलियो नहीं है, वो रियल तरीके से दिखा पाए कि हाँ मैंने ये चीज़ें एक्चुअल में बनाई हैं। मतलब एक्सपीरियंशियल लर्निंग की कमी। एक और रीज़न है इंडस्ट्री एकेडमिया का डिस्कनेक्ट, मतलब कनेक्ट ही नहीं है लोगों के बीच में। तो एक एक करके ही डिस्कशन अगर करें, और अगर ये 3-4 चीज़ें एक कॉलेज फिक्स कर लेता है तो यार बाय डिफ़ॉल्ट प्लेसमेंट हो जाएगा। और अगर ये चीज़ें नहीं है तो फिर आप चाहे कोई भी क्लेम कर लो, फिर वो वही वाली बात है कि बस आप दिखावे के लिए कर रहे हो। तो करिकुलम से ही स्टार्ट करते हैं। आपका जो करिकुलम है, आप लोगों ने 3 साल यहाँ बिता लिए, आपको क्या लग रहा है कि जो इंडस्ट्री की डिमांड्स हैं और जो कॉलेज में बीटेक कंप्यूटर साइंस पढ़ाया जा रहा है उसमें सिंक है, या यहाँ भी वही हाल है कि आउटडेटेड चीज़ें ही पढ़ाई जा रही हैं? सो बेसिकली अगर हम कैरिकुलम की बातें करें तो जैसे हम लोग थर्ड ईयर में हैं अभी, तो जब इनिशियली हम लोग आए थे तो कोर कैरिकुलम ही पढ़ाया गया, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वही पढ़ाया गया। बट हमारा स्टार्टिंग से स्पेशलाइजेशन था AIML का। ठीक है। तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि हमें अब AIML की चीज़ें पढ़ानी शुरू की जाएगी, बट वो सेकेंड ईयर तक नहीं हुआ था। अच्छा। और वो थर्ड ईयर में ऑलमोस्ट स्टार्ट हुआ, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा नया था कि यार हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्पेशलाइजेशन AIML हमने स्टार्टिंग से लिया ठीक है। है, तो वो इतना डिले क्यों किया जा रहा है। और अभी जब लेटर हमने पढ़ना शुरू किया और अब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं फील्ड को, क्योंकि ये एमर्जिंग है, अभी पूरा हुआ नहीं है टेक्नोलॉजी क्या है एग्जैक्टली। तो हमें रियलाइज़ हुआ कि यार ये चीज़ें अगर हमें सेकेंड ईयर से या फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर से स्टार्ट कर दिया जाता तो बेटर हो सकता था हमारे लिए कि जो एग्जैक्टली हम करना चाह रहे हैं, या जैसे हमारा मेन टारगेट था AI इंजीनियर रोल के लिए, तो हम उस रोल के लिए स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर पाते। ओके। अब ये थर्ड ईयर में हमने पढ़ना शुरू किया, अभी अनसुपरवाइज लर्निंग NLP पढ़ रहे हैं, अभी बहुत सारे LLMs, RAG, एजेंटिक AI, Gen AI, ये सारी चीज़ें बाकी है, और हमारे पास 2 सेमेस्टर रिमेनिंग है। तो जो मेन मोटिव था हमारा AIML लेने का, वो काइंड ऑफ कह सकते हो आप फुलफिल नहीं हुआ। अगर ये पहले कैरिकुलम में ये डिज़ाइन किया जाता कि फर्स्ट ईयर में बच्चों को कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना है या किस डोमेन में जाना है, अगर वो फर्स्ट ईयर में क्लियर हो जाती और सेकेंड ईयर से स्टार्ट हो जाता, तो एक तो क्लियर पाथ होता बच्चों की मुझे करना क्या है एग्जैक्टली। सेकेंडरी, जब एक बार डोमेन डिसाइड हो जाता है तो इंडस्ट्री रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं, कि अगर कोई कंपनी प्रोजेक्ट्स डाल रही है ओपन सोर्सेज में, वो प्रोजेक्ट्स अगर कॉलेज लेती है और बच्चों से वो प्रोजेक्ट करवाती है, तो एक अच्छा एक्सपोजर होगा बच्चे के लिए और अच्छा एक्सपीरियंस होगा। राइट। एज कम्पेटिव कि बच्चे क्या कर रहे हैं कि अभी कोई प्रोजेक्ट बनाना है, NLP का प्रोजेक्ट बनाना है, ओपन सोर्स से उठाया कुछ ही बना दिए, क्योंकि क्लास का प्रोजेक्ट है, इसका कोई ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। बट अगर इसी चीज़ को इंडस्ट्री के बेस्ड प्रोजेक्ट होता था कि अगर हमने पाइथन पढ़ा या हमने अभी एजेंटिक AI कुछ पढ़ा, ये अगर किसी कंपनी ने इस पे काम कर रही है, अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी, और वहाँ के अगर 2 प्रोजेक्ट 4 प्रोजेक्ट अगर बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था कि ये प्रोजेक्ट तुम्हें करने हैं, तो एक बच्चों को लगता है कि हाँ यार जो मैंने सीखा है वो एक्चुअल में कैसे इंप्लीमेंट कर पा रहा हूँ रियल लाइफ में। राइट। तो ये एक थोड़ा सा गैप होल हमें कैरिकुलम में लगा। सेकेंडरी, अगर आप फैकल्टी की बात करें तो यूजुअल जो कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं वो वैसे ही चल रहे हैं, बट यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि जब थर्ड ईयर में बच्चे आते हैं तो कॉलेज जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, जो ऑलरेडी जैसे बैक एंड है या फुल स्टैक वेब डेवलपर हैं या डेटा साइंस के हैं, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं इन डोमेन्स में, उनको बुलाती है, अच्छा पे करती है, वो करवाती है। बट उसमें थोड़ा सा गैप ये रह जाता है कि जब भी वो फैकल्टीज या वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट आते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं स्टार्ट वहीं से करते हैं। कि अगर किसी का जावा फुल स्टैक है तो उन्होंने बेसिक जावा पढ़ाना ही शुरू करा। वो ये सोचे कि यार मुझे एक बार जो बेसिक से क्लियर कर देना है। अब वो 2 महीने 2.5 महीने का टाइम पीरियड होता है कि प्लेसमेंट प्रिपरेशन का, वो निकल जाता बेसिक करने में। तो एक्चुअल चीज़ जो प्रोजेक्ट करनी चाहिए थी या एक्चुअल चीज़ जो हमें इंडस्ट्री में कैसे यूज़ हो रहा है जावा, या क्या प्रोजेक्ट्स हम बना रहे हैं, कैसे कंपनीज यूज़ कर रही है जावा को, वो थोड़ा सा अगर फुलफिल हो जाए तो काइंड ऑफ जो मोटिव है कॉलेज का कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट को ला करके और प्लेसमेंट के लिए बच्चों को तैयारी करवाना, वो फुलफिल किया जा सकता है। ओके। तो अगर मैं सम अप करूं तो जैसे आपने अपने एग्जांपल के साथ समझा और मुझे अच्छा लगा कि आप स्पेसिफिक्स में जाके बता रहे हो, क्योंकि जेनरिक बातों से बहुत आउटकम निकलता नहीं है। तो आपने ये सोच के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग लिया था कि मुझे करियर इसी डोमेन में बनाना है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से रिलेटेड चीज़ें जो जितनी डेप्थ में आपको पहले सेमेस्टर से पढ़ाई जानी चाहिए थी वो नहीं पढ़ाई गई, काफ़ी डिले स्टार्ट हुआ। यही समझ पाया मैं, सही समझ पाया हूँ मैं? ओके। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी तक करिकुलम को लेके और फैकल्टीज़ को लेके? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑलरेडी थर्ड ईयर में हूँ, एंड अंटिल नाउ आई हैव एक्सपीरियंस्ड एंड बिलीव दिस कि वर्ल्ड इज ओपन फॉर अपॉर्चुनिटीज फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि अभी आप देख रहे हो AI कितना इमर्जिंग हो रहा है, एंड वी आर ऑलरेडी इन दैट। आज एक दिन आप खाली बैठ जाओगे तो बहुत कुछ इनोवेशंस हो जाएंगे जो आप लेट गो कर दोगे, आप जान ही नहीं पाओगे अगर आप इंटरनेट नहीं खोलोगे तो। एंड जब मैंने फर्स्ट ईयर यहाँ पे एडमिशन लिया था,
इट वाज लाइक मेरा मेजर था तो मैं पहले से AIML के थ्रू ही यहाँ पे एडमिशन लिया था विथ माय मार्क्स। ठीक है। तो जो पहला ईयर था हमारा वो सिर्फ पाइथन और कुछ नॉर्मल लैंग्वेजेस ही कवर किए गए थे। व्हाट आई बिलीव कि जो हम सेकेंड ईयर में पढ़े एक्सपर्ट सिस्टम, इट वाज लाइक एक्सपर्ट सिस्टम जो हमारा बेसिक होता है कि शुरू होता है AI सिस्टम शुरू करने का। ठीक है। जब वो पढ़ाया गया आई थॉट दैट ये बहुत इजी सब्जेक्ट है जो पहले सेमेस्टर में कवर किया जा सकता था। ओके। नॉट लाइक कि ये सेकेंड ईयर में हो, थोड़ा सा लैग है कि हाँ लेट में पढ़ाया गया। द करिकुलम इज नाउ बीइंग अपडेटेड। द थिंग इज कॉलेज शुडंट रिलाई ऑन प्लेसमेंट्स, इट शुड रिलाई कि कैसे हम बच्चे को सेल्फ इक्विप्ड बनाएं टू अर्न फॉर हिमसेल्फ। ओके। लाइक हमारे पास मेंटोर्स हैं जो हमें मेंटोरिंग करते हैं। नाउ इफ दे वुड इंट्रोड्यूस एनी ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट फ्रीलांसिंग कि आप ऐसे फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो, आप बेसिक HTML CSS शुरू करो, उससे आप फ्रीलांसिंग चालू करो। इट्स लाइक इट विल बी अ मैसिव इम्पैक्ट कि हाँ बच्चा भी देखेगा कि हाँ इतना इंटरेस्टिंग चीज़ हो रहा है तो मैं इसे अगर मेरे प्रोजेक्ट्स और मेरे एकेडमिक्स के साथ ये मिक्सअप करूँ तो आई गेट बेटर प्रॉफिट्स इन माई एकेडमिक्स, राइट। तो बात यहाँ आ जाती है कि जो फैकल्टीज़ हैं, सम ऑफ आवर फैकल्टीज आर वेरी गुड एक्चुअली। जो हम इस बार हमें मशीन लर्निंग पढ़ा रहे हैं, दे आर गुड। आई विल नॉट टेल एनीथिंग बैड अबाउट देम बिकॉज वो आते हैं और क्लास में एग्जैक्टली जो चीज़ें पढ़ाई जाती है वो हमें डाउट्स के साथ क्लियर करते हैं। ठीक है। बट द थिंग इज जब हम ये पढ़ रहे हैं, नाउ वी आर ऑल्सो सिटिंग फॉर प्लेसमेंट्स। ओके। अभी अगर हम पढ़ना चालू करें और पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करें तो हम प्लेसमेंट्स क्रैक नहीं कर पाएंगे। नाउ वी हैव टू डू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड उस चीज़ों को जो हम प्रोडक्ट्स, अभी हम प्रोजेक्ट्स नहीं बना सकते, वी नीड टू डेवलप प्रोडक्ट्स विच आर सेलेबल इन द मार्केट राइट। एंड देन ओनली अ कंपनी विल हायर अस। राइट। सो अगर आपका USP ये नहीं होगा तो आपको कोई कंपनी हायर नहीं करेगी। राइट। सो अगर ये चीज़ यहाँ पे अभी जैसे हमारा 4th ईयर के लिए सिलेबस है, हमने इम्प्रूवमेंट्स वगैरह देखे हैं। 4th ईयर में एजेंटिक AI एंड रैग वगैरह हो रहा है, बट ये अगर 3rd ईयर में हो जाता सो इट वुड बी मच बेटर। एंड नाउ वी हैव टॉक टू आवर फैकल्टीज एंड दे आर ट्राइंग इट टू मूव इट टू आवर 4th ईयर एंड 3rd ईयर के अभी जस्ट चालू हुआ है। अभी से वो सब करना अभी से वो लोग शुरू कर चुके हैं, स्टार्ट कर चुके हैं एंड दैट्स गुड फॉर दैट। बट हाँ एक चीज़ ये है कि अगर आप कहीं कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो और अगर आप CSE में एडमिशन ले रहे हो, बी श्योर कि आपको एटलीस्ट बेसिक्स ऑफ लैंग्वेजेस, एटलीस्ट 2 लैंग्वेज आपको आता हो ताकि आप वेल इक्विप्ड हो इस एनवायरनमेंट से और इस चीज़ों को ग्रैप करने में। एंड देन क्या हो सकता है कि आप बेसिक से ना जाओगे, आप इंटरमीडिएट से एडवांस तक आप ले जा सकते हो और आपको अगर यूनिवर्सिटी एडवांस लेवल चीज़ें पढ़ा रही है तो आप उससे थोड़ा ज़्यादा लीप अप करके कुछ नया सीख सकते हो। एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव। ठीक है। आपका क्या अपना टेक है अभी तक के लिए? आप डेटा साइंस से हो, राइट? ये दोनों तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थे। आप? मुझे जैसे लगता है कि स्पेशलाइजेशन या कोर्स स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि कौन सा हमने फील्ड लिया है। बेसिकली जो फील्ड पहले से इवॉल्व है जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट, तो उसमें कोर्स स्ट्रक्चर सही है कि कौन से सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने चाहिए। लेकिन जो अभी इमर्जिंग है, जो इमर्जिंग फील्ड है, तो उसमें थोड़ा मिसमैच है कि कौन सा इस ईयर से पहले, इस सेमेस्टर से पहले हमारा इतना ये सब कोर्सेज कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो जैसे मेरा डेटा साइंस है तो मुझे लगता है कि ये मेरा थर्ड ईयर चल रहा है, थर्ड ईयर ख़त्म होने वाला है। तो बेसिकली इंटर्नशिप में बैठने के लिए जो स्किल सेट चाहिए वो हमारे कोर्स में इंक्लूडेड थे और वो अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो जब हम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो जो रिक्वायर्ड स्किल है वो हमारे अंदर है, मतलब वो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो वही है कि ये अलग अलग कोर्स अलग अलग फील्ड पे होता है कि अगर वो इमर्जिंग फील्ड है तो उसमें थोड़ा कोर्स स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। तो ये बात आप कह सकते हो श्योरिटी के साथ या कॉन्फिडेंस के साथ कि आपके मतलब जिन्होंने डेटा साइंस लिया था और जो करिकुलम उनको पढ़ाया गया उससे वो इतने इनेबल्ड हैं कि सबको मतलब इंटर्नशिप रेडी हम कह सकते हैं उनको? अगर स्टूडेंट्स ने जैसे क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उस पर सिर्फ डिपेंड नहीं करता कि वो रेडी, स्टूडेंट्स को भी अपने तरफ से एफर्ट लगाने पड़ते हैं। अगर बस देखा जाए कि कॉलेज ने क्या पढ़ाया है तो बेसिक क्वालिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट होती है इंटर्नशिप के लिए, तो दे आर वेल क्वालिफाइड फॉर द इंटर्नशिप, बट फॉर द एज इन द प्लेसमेंट
companies mentioned that there are few skills that is like free for skills. That is lagging here, but बेसिक स्किल्स तो हमें पढ़ाए जा चुके हैं अभी तक। फैकल्टीज़ को कैसे रेट करोगे आप? जो प्रॉब्लम मैंने बताई कि मेजॉरिटी ऐसी हैं जिनके पास टीचिंग का ही एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं है। एक तो वो क्लियर कर दो कि कितनी परसेंट ऐसे फैकल्टीज़ होंगी जिनके पास कॉर्पोरेट का भी एक्सपीरियंस है, और पढ़ाने के तरीके पर भी रेट करो। 100 में से 100% में से करना हो आपको रेट, तो कितने परसेंट फैकल्टीज़ होंगे जिनको आप बोलोगे कि हाँ ठीक है, ये फैकल्टीज़ अच्छी हैं या एक्सपीरियंस है उनके पास और सही तरीके से पढ़ाते हैं? फैकल्टी की बात करें तो आई वुड से, जैसे कि भाई बता रहे थे हमारे कि AIML के जो फैकल्टीज़ हमें मिले हैं 5th सेमेस्टर से, वो दे आर फार बेटर दैन वी वर एक्सपेक्टिंग। क्योंकि हम लोग जब कोर कैलकुलम पढ़ के आए थे 1.5 साल, तो हमारा कहीं ना कहीं एक माइंडसेट बन गया था कि फैकल्टी इसी तरीके से कॉलेज में पढ़ाती है। अच्छा। क्योंकि स्कूल से आए थे तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टीचर हर बच्चे का ध्यान रखता है कि बेटा तुम्हारा नहीं हुआ, तुम्हारा नहीं हुआ, तुम ये कर रहे हो। बट कॉलेज में आके दुनिया बदल जाती है, बहुत सारी चीज़ें कि हमने पढ़ा दिया आप कर लो। तो वैसा कुछ होने लग गया था इनिशियली। चलो हम अडेप्ट कर रहे थे कि चलो कॉलेज में ऐसा ही होता है। लेटर ऑन हम रियलाइज़ किए कि यार इतना अगर वो हो जाएगा स्पून फीडिंग, हाँ, कि बस करवा दी चले गए, तो वो काइंड ऑफ थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बट कुछ फैकल्टी बहुत अच्छे थे जो 1 घंटे के पीरियड में पढ़ाने के बाद हर बच्चे का ध्यान भी रख रहे हैं। ओके। तो अब जैसे कोई रेगुलर टीचिंग में है तो उनका एक्सपीरियंस एक बच्चे को पढ़ाने के लेकर के, या एक बच्चे के लिए झुकाव जो होता है वो कहीं ना कहीं अलग होता है, और इंटरेक्शन का बच्चों के साथ अलग होता है। लेकिन जो ऑलरेडी कॉर्पोरेट में आ गए या किसी और फील्ड में काम करके फिर पढ़ाने आ गए, तो वो उस वर्क कल्चर से काइंड ऑफ कह सकते हो कि जानते, उस वर्क कल्चर को वो करके आए हैं, तो उनको उतना इंटरेक्शन या वो नहीं करना होता या नहीं करते, वो अपना ड्यूटी पूरा किए निकल गए। ठीक है। तो वो एक प्रॉब्लम है। बट हमें जब AIML के फैकल्टीज़ मिले, तो जब एक सेमेस्टर निकला था हम लोग इतने खुश थे कि यार ये अगर हमें पहले ऐसे फैकल्टीज़ मिल जाते तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ें होती और बहुत और कुछ हमें जानने को मिलता और बहुत अलग अलग चीज़ें हम कर पा रहे होते। तो वो कह सकते हो आपकी कोर कोर्सेज में कुछ फैकल्टी का है कि अलग अलग डोमेन से आए हैं, प्रॉपर उनका टीचिंग बैकग्राउंड नहीं है, तो वो एक गैप है। एल्स जो ऑलरेडी टीचिंग जोन में ये 10 साल से 15 साल से पढ़ा ही रहे हैं, तो उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है बच्चों के साथ। क्योंकि मेन क्लासरूम का क्या होता है कि बच्चे का एंगेजमेंट, अगर इंटरेक्शन नहीं है, एंगेजमेंट नहीं है, तो वन वे टीचिंग का कोई पॉइंट नहीं है। राइट। कि आप आए 4 टॉपिक पढ़ा के चले गए, ना बच्चे को समझ में नहीं आया, बच्चे इंटरेस्ट भी नहीं लिए, और जब बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो फिर क्लास एंगेजिंग होगी ही नहीं। वन वे डायरेक्शन में कुछ हो नहीं सकता। तो वो कुछ क्लासेस में हमें लगी। बट कुछ फैकल्टीज हमें बहुत अच्छे मिले जिन्होंने प्रॉपर, जैसे हमारा एक जो ऑलमोस्ट हर सेमेस्टर में लगाया जाता है पेस की क्लासेस, टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनैलिटी ओवरऑल, जो कंपनीज बेसिकली देखती है प्लेसमेंट टाइम पे। तो उन्होंने हर सेमेस्टर में ऐड ऑन कर रखा है। तो उसमें मोटिव ही फैकल्टी का ये होता है कि सब बच्चों को इंटरेक्ट करना है, सब बच्चों को इन्वॉल्व करना है। कोई बच्चा ऐसा नहीं रहा कि यार मेरे को कोई मतलब ही नहीं है, वैसा वाला। तो वो एक अच्छा है, लेकिन हर सेमेस्टर में लगा देना हमें भी लगा थोड़ा सा इररिलेवेंट है। 2 से 3 सेमेस्टर में आप लगाओ, देख लो कि बच्चा कौन किस लेवल पे, उस हिसाब से आप डिसाइड करो। वो एक चीज़ की जा सकती है। रेस्ट हमारे AIML के फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं, जिनसे भी हमारी जिन्होंने हमें पढ़ाया अभी तक। रेस्ट बाकी डिपार्टमेंट के भाई बताएंगे जो डिटेल्स। आप लोग बताओ। अगर परसेंटेज में आपने पूछा था तो मुझे लगता है कि 40% ऑफ द टीचर्स आर गुड। ओके। अगर सिर्फ जैसे टीचिंग सिर्फ क्वालिफिकेशन से नहीं डिसाइड होता कि टीचर ने PhD किया है, ये किया है तो अच्छे टीचर्स हैं। वो कैसे स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, राइट। वो भी उस पर भी डिपेंड करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टीचर्स जैसे वो क्वालिफाइड तो हैं बट थोड़ा टीचिंग में उन लैक करते हैं। हाँ लैक करते हैं। और आपने बताया भी कि जो इंडस्ट्री में जो काम किए रहते हैं तो उनका पढ़ाने का थोड़ा तरीका भी अलग रहता है, और उनका सोचने का तरीका थोड़ा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहता है, और एज़ कम्पेरिजन टू टीचर जो थियोरेटिकल चीज़ें ज़्यादा पढ़ाते हैं। तो पिछले 2 साल से आई थिंक यहाँ पे भी कॉलेज ने क्या किया है कि हमें ऑप्शंस मिलते हैं कि हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट से पढ़ सकते हैं। वो टीचर्स जो किसी MNCs या किसी कंपनीज में काम कर रहे हैं, तो हमारी क्लासेस चलती है, ऑनलाइन क्लासेस चलती है, ऑफलाइन भी कुछ चलती हैं। ठीक है। जिसमें हम ऑप्ट कर सकते हैं कि हम इंडस्ट्री मेंटोर से पढ़ सकते हैं, तो अच्छी चीज़ है। और
पेप क्लास चला था हमारा इस सेमेस्टर के स्टार्ट होने से पहले, तो उसमें जो टीचर्स आए थे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स थे, तो मुझे लगा कि वो उनके पढ़ाने का तरीका ज़्यादा इंगेजिंग था और हमने उससे ज़्यादा हमने कुछ सीखा। ओके। तो वही है कि हम लोग चाहते हैं कि उस टाइप के टीचर्स जो और रहें। बाकी कुछ 40% टीचर्स यहाँ पे अच्छे हैं, बट 60% वो जो टीचर्स का है प्रॉब्लम है। तो फीडबैक का कोई मैकेनिज्म है? आप स्टूडेंट्स हाँ, कलेक्टिवली फीडबैक देके टीचर्स को चेंज करा सकते हैं, ऐसा कुछ मैकेनिज्म है? यहाँ पे है कि तो आप लोग क्यों नहीं दे रहे हो फीडबैक? जब अगर प्रोपोर्शन इतना बड़ा है कि 60-40 का है, तो आप लोगों ने इनिशिएट किया था? जैसे अगर आप फीडबैक देंगे और कोई फैकल्टी चेंज होगा, तो जो फैकल्टी आएगा भी वो इसी सिस्टम का ही आएगा। अच्छा। तो जैसे यहाँ पे फीडबैक का हर क्लास का भी फीडबैक होता है कि अच्छा। आज हमने 12 to 1 क्लास किया, तो उसका भी फीडबैक होता है, हर क्लास का फीडबैक ठीक होता है। है और कलेक्टिव फीडबैक भी होता है। तो अगर कोई टीचर्स से प्रॉब्लम होती है तो हम लोग फीडबैक देते हैं, बट अब आप हर टीचर्स को चेंज नहीं कर सकते। जो नए टीचर्स भी आएंगे, तो अगर उनमें भी प्रॉब्लम है तो आप कितने एक कॉन्टिन्यूटी भी चाहती है टीचर्स के साथ बॉन्डिंग के लिए कि आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते किसी टीचर्स के साथ पढ़ेंगे, फिर पता चलेगा कि डिस्कनेक्ट आ जाएगा हाँ, फिर अगर वो चेंज करे बार बार। हाँ, राइट। तो ओके, आपका एक्सपीरियंस क्या है? टीचर्स के बेसिस पे जैसे भाई ने भी बोला कि हम पहले साल से जब कोर में थे, टीचर्स हमारे मैथ्स के टीचर्स अच्छे थे एंड सम ऑफ द टीचर्स वेर गुड, नॉट ऑल ऑफ देम, एंड आई वुड एग्री विथ हिम कि सारे टीचर्स यहाँ पे फुल्ली इक्विप्ड नहीं है। एंड बात यहाँ भी है दैट स्टूडेंट्स आउट ऑफ द क्लास दे शुड ऑल्सो ब्रिंग टू द पुट सम एफर्ट्स कि हाँ हम जितना आज किए हैं उसको एक छोटा सा प्रोजेक्ट से शुरू करते हैं, उसको मैप करते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। राइट। और अगर टीचर्स आपको अच्छा मिले तो वो चीज़ आपका क्लास में भी हो जाता है, प्रैक्टिकल एंड ऑल। सो जो हमारे AIML के फैकल्टीज़ हैं इस बार, दे आर गुड एंड द AIML HOD इज़ रियली डूइंग गुड इन अपडेटिंग द करिकुलम एंड टीचर्स को पढ़ाना एंड जो भी चीज़ है क्लासरूम एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत अच्छे से चल रही है। बट द थिंग इज़ अभी जो हमारा मेन फोकस है वो ये है कि वी शुड गेट अ प्लेसमेंट Right. एंड ऑल। एंड जो टीचर्स थे हमारे पहले सेमेस्टर्स में, इट वाज लाइक 50-50 था कि अगर 6 सब्जेक्ट्स हैं तो 3 सब्जेक्ट्स में थोड़े अच्छे टीचर्स हैं और 3 सब्जेक्ट्स में ऐसे टीचर्स हैं कि हाँ आप सिर्फ जाओ क्लास अटेंड करो एंड गेट इट डन, कि हाँ आप एग्ज़ाम के पहले पढ़ो या फिर जैसे भी आपका सेल्फ लर्निंग होता है आप वैसे करके कर सकते हो। बट द थिंग इज़ अगर जो कोर सब्जेक्ट्स हैं जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट्स हो गए, पाइथन या फिर जावा, उसमें हमारे ऑनलाइन क्लासेस होते थे। जैसे MNCs से कोई एक्सपीरियंस टीचर, वो हमको शाम को हमारा क्लासेस होता था एंड उसमें हम लोग वो कवर अप करते थे। बट यहाँ के जो फैकल्टीज़ हैं आई वुड रिलाई विथ हिम कि 40 to 45% के टीचर्स ही जो हैं वो अच्छे से वेल इक्विप्ड हैं टू इंडस्ट्री थिंग्स। एंड यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हैं ऐसे जो कॉर्पोरेट से आए हुए हैं, बट द थिंग इज दे डोंट नो हाउ टू टीच एग्जैक्टली। दे नो द थिंग्स, दे just don't know how to put the things in the right place so that the students can infer it in the टीचिंग right अपने way. आप में एक बहुत स्किल है। हाँ, आपको एक- नॉलेज होना और नॉलेज इम्पार्ट करना Right. बहुत अलग अलग चीज़ होती है। बट वो लोग जो हमें कुछ आउट ऑफ द सिलेबस चीज़ें बताते हैं, दैट इज़ रियली हेल्पफुल, क्योंकि वो ऑलरेडी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लेके आए हुए हैं। सो देयर स्किल्स एंड उनका जो बातें हैं वो बहुत मोटिवेटिंग हमें भी लगता है, दैट्स गुड। बट एट द लास्ट इट्स लाइक 40 to 45% ऑफ टीचर्स आर गुड ओवर हियर। एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अराउंड में क्या है? जब है एक्सपीरियंशियल लर्निंग नाम का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे, रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे हो आप लोग, कोडिंग कल्चर कैसा है? हाँ, लाइक अगर रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स की बात किया जाए, द थिंग इज़ कि यहाँ पे रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में हमारे हर एक सब्जेक्ट, जैसे इस बार हमारा 3 सब्जेक्ट्स में प्रोजेक्ट्स है, बट मोस्टली प्रोजेक्ट्स का जो वेटेज है वो थोड़ा अच्छे से मैप आउट होना चाहिए, दैट वो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट हो और वो प्रोजेक्ट सेलेबल हो मार्केट में। अभी तक ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है कि हाँ तुम एक हमें प्रोजेक्ट दो कि हाँ ये रेलिवेंट हो कि ये है कि 60 to 70% ऑफ द सिलेबस इसमें कवर हो जाए। बट द थिंग इज सिलेबस कवर करना और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने प्रॉब्लम वाले सॉल्व प्रोजेक्ट्स करना करना, दोनों अलग अलग वो चीजें दोनों हैं। अलग चीज़ें हैं। राइट। और अगर आप एक प्रोजेक्ट जो सेल कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपने एक गैप भी फाइंड आउट किया राइट। और टीचर्स को
टीचर्स हमें ओके उन्होंने हमें सिलेबस कवर कर दिया है, बट द थिंग इज दे शुड आल्सो इंट्रोड्यूस अस टू द प्रॉब्लम्स दैट आर बीइंग एग्जिस्टिंग। और यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं जो कैटेगरी वाइज हैं, एक है एलपीयू के लिए और एक है जो हमारे नॉर्मल सोसाइटिकल प्रॉब्लम्स हैं। एलपीयू के लिए जो प्रॉब्लम्स है लाइक यू कैन बिल्ड सॉफ्टवेयर्स एंड एआई टेक्नोलॉजीज व्हिच कैन हेल्प इन एलपीयूज कैंपस, एंड अगर ये कैंपस में एलपीयू में हो जाता है तो बाहर के कैंपस में भी हो जाएगा। सो वी हैव टू काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स ओवर हियर एंड दे आर बीइंग, एंड अभी हम जब थर्ड ईयर में आ गए, नाउ इट्स लाइक प्रैक्टिकली हम लोग अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, बट आई कांट गारंटी कि हर एक स्टूडेंट यहाँ पे अच्छा प्रोजेक्ट कर रहा है, वो स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है। सो अगर स्ट्रिक्टली करिकुलम को ऐसा बना दिया जाए कि यू हैव टू एटलीस्ट मेक अप वन और टू प्रोजेक्ट्स इन कंप्लीट 2 years विच कैन बी सेलेबल, एंड दैट वुड रियली अफेक्ट योर सीजीपीए। वैल्यू बहुत ऐड करेगा। हाँ, वो वैल्यू बहुत ऐड करेगा और स्टूडेंट्स तब ज़्यादा सीरियसली उस प्रोजेक्ट को लेंगे। तो प्रोजेक्ट्स तो हो रहा है, पहले सेमेस्टर से हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बट ये सिर्फ एकेडमिक्स प्रोजेक्ट्स है या फिर एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट है, ये एक स्टूडेंट को देखना पड़ता है, नॉट द टीचर इज हैविंग एनी सच एक्शंस इन दैट। सो मैं चाहता हूँ कि अगर ये हो जाता है इस बार, और इस बार हमारे AIML में जो फैकल्टीज हैं दे आर मेजरली फोकसिंग ऑन पेटेंट्स एंड रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स जो गैप सॉल्व कर सके। तो इस बार हमें उस सीरियसनेस से प्रोजेक्ट्स किया जा भी रहा है। और मोटिवेशन के लिए दे आर ऑल्सो गिविंग लाइक जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसको AI समिट में जाके रिप्रेजेंट करना, लाइक वी हैव डिड दिस टाइम ऑल्सो। सो ये चीज़ें एक लैक हो रही है यहाँ पे। बाकी इन द प्रोजेक्ट्स या यू विल गेट टू डू मेनी प्रोजेक्ट्स ओवर हियर इन ऑल ऑफ योर सेमेस्टर्स, बट इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि हाँ ये प्रोजेक्ट्स मेरे आगे जाके काम में आएंगे और सोसाइटी में ये कितना इम्पैक्ट डालेंगे। राइट। आप कुछ ऐड करोगे एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अराउंड में? एक्सटेंडिंग हिज पॉइंट कि जैसे इन्होंने भाई ने बताया प्रोजेक्ट्स के बारे में, कि 2 तरीके के प्रोजेक्ट, तो बेसिकली एक कैंपस बेस्ड है, एक SIH या और भी जो पब्लिक डोमेन में प्रोजेक्ट्स दिया जाता है बनाने के लिए। तो प्रॉब्लम एक्चुअली यहाँ पे गैप क्या है कि जैसे कॉलेज किसी कोर्स असाइन हुआ और उसका एक प्रोजेक्ट है एज ए CA बेस्ड टेस्ट बेस्ड के उसके मार्क्स हैं और वो प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करने हैं, और फिर देन आफ्टर उसके प्रेजेंटेशन होंगे। क्योंकि अब लास्ट 2-3 ईयर से क्या हुआ कि इन्होंने पेटेंट मेजरली फोकस करना शुरू कर दिया कि प्रोजेक्ट ऐसा बना जो पेटेंटेबल हो, नोवेल्टी हो उसमें। लेकिन अब आउट ऑफ इतना क्राउड है तो हर बच्चा उतनी सीरियसली उस प्रोजेक्ट को नहीं ले रहा। पेटेंट के पर्पज से तो बना रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है कि अब सब बच्चे अपने हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं। टीचर ने कह दिया तुम्हें इस सिलेबस के अकॉर्डिंग एक प्रोजेक्ट बनाना है, लेकिन अब बच्चे अपने हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं। इनको किसी ने बताया नहीं कि हाँ यहाँ से ले सकते हो या इस तरीके के प्रोजेक्ट करने। अब जो बच्चे सिंसियर हैं या जिनको लगता है कि यार नहीं प्रोजेक्ट जनरल प्रोजेक्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है कि ऑलरेडी चीज़ चल रही है वही चीज़ आगे हम यहाँ बता गए, पॉइंट नहीं है। तो अगर हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट करें जो एक्चुअली नोवेल्टी रखती हो, पेटेंटेबल हो और रियल वर्ल्ड कोई ऐसा इशू को सॉल्व कर रहा हो, जैसे लास्ट सेमेस्टर हम दोनों ने किया था एक हार्ट रेट एस्टिमेशन का। तो अब उस प्रोजेक्ट को करने के बाद जब हमने यहाँ पे एक अच्छी चीज़ इन्होंने LPU ने लास्ट 1.5 ईयर स्टार्ट किया, एडुरेव का ऑप्शन, कि बियॉन्ड क्लासरूम अगर आप कुछ अच्छा करते, जैसे इसमें प्रोजेक्ट का एक ऑप्शन था कि अगर आपके प्रोजेक्ट इतना अच्छा है या इतना कोई मेजर इशू को सॉल्व कर रहा है तो उसके बेसिस पे आपको कैरिकुलम में आपको बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तो उसमें जब हमने अप्लाई किया वो प्रोजेक्ट के बेसिस पे, तो हमें ग्रेड अपग्रेडेशन के लिए एप्लीकेबल था और हमें वो मिला। तो अगर बच्चे इसको इतना सीरियसली लेने लग जाए, और कहीं ना कहीं इसी गैप को फुलफिल करने के लिए कॉलेज ने एडुरेव निकाला कि तुम कुछ इतना अच्छा करो या इतना रियल वर्ल्ड की चीज़ों को अपने कैरिकुलम में ऐड ऑन करो जिससे हम तुम्हें बेनिफिट्स दे पाएँ और जिससे तुम्हें एक मोटिवेशन मिले कि यार हमें इसमें ग्रेड अपग्रेड्स हो सकते हैं या CA के मार्क्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट तुम्हारे वैसे होने चाहिए। तो वो एक अच्छी चीज़ कॉलेज कर रही है, बट इंस्टेड कि बच्चे पे दे देना कि तुम ये कोर्स का एक प्रोजेक्ट करना है, इसका प्रेजेंटेशन होगा, लास्ट को पेटेंट ड्राफ्ट करके दे दो, वो काइंड ऑफ कह सकते हो कि उतनी वो मोनोटोनस हो गया और उतना वो नहीं है जितना होना चाहिए। अगर यहीं पे अगर फैकल्टी असाइन कर दे ग्रुप बना के कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाने हैं जिसमें इतनी नोवेल्टी होगी, अब तुम्हें ढूंढना है कैसे बनेगा, ये बनाने, ये गैप्स हैं, ये इशूज़ हैं, इसको सॉल्व करने हैं तुम्हें। तो काइंड ऑफ कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा जनरल प्रोजेक्ट्स हम शिफ्ट हो जाएंगे कि ये 4 प्रॉब्लम है, मुझे इसको सॉल्व करना है, अब कैसे होगा ये हमें दिमाग लगाने। तो वो जनरल प्रॉब्लम का गैप खत्म हो जाएगा। तो वो चीज़ अभी यहाँ पे नहीं हो रही, वो बच्चों पे डाल दिया गया कि तुम करो और अगर तुम करते हो तो उसके बेनिफिट्स तुम्हें दिया जाएगा। इसका एक इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको देता हूँ। अभी रिसेंटली एक डेटा आया ये पेटेंट्स और पेटेंट फाइलिंग के अराउंड में और रिसर्च पेपर्स के अराउंड में। कंबाइंड IITs ने जितना रिसर्च पेपर पब्लिश किया और पेटेंट्स फाइल किए
उतना एक यूनिवर्सिटी मैंने केवल फाइल कर दिया, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो, नाम लेना सही नहीं होगा बट वो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। तो उसके पीछे रैंकिंग वाला भी खेल है। NIRF रैंकिंग में अगर आपको आना है तो वहाँ पे अप्रूवल रेट पे वो नहीं देते हैं। NIRF में एक फ्लॉ है, अब फाइलिंग पे ही वो मान लेते हैं आपको, ठीक है। अब उसमें नोवेल्टी है नहीं है, ग्रांट हुआ नहीं हुआ, पब्लिश हुआ नहीं हुआ, बस वो रिसर्च पेपर्स जेनरिक तरीके से बस डाला जा रहा है, जो कि वो एक कंपोनेंट है NIRF रैंकिंग की जब बात आती है। तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, अकेले अकेले इतने फाइल करा दिए हैं इन्होंने रिसर्च पेपर, जितना सारे IITs ने कंबाइंड नहीं फाइल कराया। तो वो अपने, और गवर्नमेंट ग्रांट देती है रिसर्च को लेके, तो वो अपना एक रेवेन्यू का भी सोर्स है वो एक बड़ा सा। तो अग्री करता हूँ मैं आपको, रिसर्च पेपर्स, पेटेंट्स, उस मतलब उसमें कोर ये होना चाहिए कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ठीक है, आप कुछ ऐड करोगे इसमें? जैसे कि वो बात सही है कि जो पेटेंट के बारे में ही आपने बताया, तो उसमें जैसे टीचर्स हमें बता देते हैं कि हमें ये काम करना है, बट कैसे करना है वो नहीं बताते हैं। जैसे अब हम तो रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं नहीं, हम बीटेक के स्टूडेंट हैं, तो ये हमारा फर्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस है रिसर्च पेपर लिखना या पेटेंट लिखना। तो उसमें जैसे अगर इन्होंने ऐड भी किया है कि हमें रिसर्च पेपर्स लिखने हैं और पेटेंट लिखने हैं, लेकिन हमें पता नहीं कैसे लिखा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि वो रिजेक्ट ही होगा, पहले टाइम तो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो उसमें थोड़ा गैप है। इन्हें खुद पहली बार कोई स्टूडेंट कर रहा है तो इन्हें मोर इन्वॉल्व होना चाहिए उसमें कि कैसे हमारा एक्सेप्ट हो सकता है। ओके, ठीक है। कोडिंग कल्चर कैसा है कैंपस का आपका? ऐसा कुछ है कि इंटीग्रेट कर रखा है किसी भी तरीके से उसको इवैल्यूएशन वाले प्रोसेस में, या अपने ऊपर है कि ठीक है करना हो करो, नहीं करना हो तो कोई दिक्कत नहीं? कैरिकुलम का बेसिकली कोडिंग कल्चर की बात करें तो ऐसा जो जैसे लैंग्वेजेस हैं तो सब सेमेस्टर वाइज पढ़ा रहे हैं, उसके जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर रहे हैं। रेस्ट जो प्लेटफॉर्म्स है जैसे लीड कोड हो गया, कोड फोर्सेस हो गए, तो इन सब पे बच्चे अपने लेवल पे कर रहे हैं। ऐसा कॉलेज ने कोई ऐसा डिपार्टमेंट या कोई क्लब्स नहीं है जहाँ पे प्रॉपर ये कंपटीशन हो यहाँ पे या बच्चे आगे कर रहे हो, ऐसा कोई नहीं है। बट हाँ, इंडिविजुअल लेवल पे बच्चे कर रहे हैं वो एक है, लेकिन प्रॉपर एक कह सकते हो कि डिपार्टमेंट या कल्चर की हर बच्चे यहाँ पे कोडिंग के लिए जा रहे हैं, ऐसा मिसिंग है। ओके, प्लेसमेंट्स पे जरा सा आते हैं हम, चूंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट वही समझना चाहता है, सुनना चाहता है, जो कि गलत है। मुझे लग रहा है कि स्ट्रेट अवे आप केवल प्लेसमेंट 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 कर रहे हो, तो कॉलेज भी तो वही काम करेगा ना, वो नंबर्स थ्रो करता है आपके ऊपर। 7 लाख का एवरेज पैकेज है, 8 लाख का एवरेज पैकेज है, आपको जो रियल इनसाइट्स मिलेगा वो ऐसे देखो कि कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं बीटेक में, अप्रॉक्सीमेटली कितने होंगे फाइनल ईयर में? हमारे बैच में तो बहुत 23 बैच के हैं, और जो बीटेक वाले हैं मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ सीएससी डेटा साइंस या बीटेक वाले में अराउंड 7.5 to 8 के बच्चे हैं। अच्छा, 8,000 बच्चा ले लेते हैं। तो जो फाइनल ईयर वाले बता रहे हो आप, ये जो फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर हमारी बैच की बात, और फोर्थ ईयर में अप्रॉक्सीमेटली कितने होंगे? मतलब ये हमसे कम है, 6,000 ले लो आप, है ना? तो 6,000 बच्चों में आपको ये देखना होगा कि 6,000 स्टूडेंट्स में कितनों को एक्चुअल में कोर डोमेन में प्लेसमेंट मिला, राइट? और फिर उनमें से कितनों को रेलेवेंट जॉब मिला और उनका एवरेज पैकेज क्या रहा या मीडियन पैकेज क्या रहा। अब ये नंबर देखो, वो कहीं ज़्यादा इनसाइट देगा रादर देन गोइंग फॉर कि 3 करोड़ का पैकेज है, हाईएस्ट पैकेज, और एवरेज पैकेज इतना है। रेलेवेंट जॉब की रेलेवेंसी कितनी है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्लेसमेंट प्रोसेस समझाओ, कब से स्टार्ट होता है प्लेसमेंट प्रोसेस, एंड देन किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम कॉलेज ने बनाया हुआ है। अगर कुछ रियल इनसाइट्स शेयर कर पाओ प्लेसमेंट का, कितने लोगों को कोर डोमेन में प्लेसमेंट मिल रहा है, कितनों को सेल्स वेल्स में नौकरी मिल रही है। देखो ऐसा एग्जैक्ट डेटा तो कॉलेज हमारे साथ शेयर नहीं करती कि मैं आपको बता पाऊँ। यही प्रॉब्लम है, डेटा के साथ ही प्रॉब्लम है। जब आपके पास नहीं है तो फिर सोचो मार्केट में तो कितनी इन्फॉर्मेशन। बट एक आइडिया दे सकता हूँ कि क्या चल रहा है। जैसे कि अगर मैं थर्ड ईयर, क्योंकि फोर्थ ईयर का क्या सीन हुआ, तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारे साथ थोड़ा सा मतलब चीज़ें बदल रही है। क्योंकि आप जैसे अभी प्लेसमेंट का ले लो या कैरिकुलम की बातें कर रहे थे हम लोग, तो आप कुछ चीज़ें जो हमारे साथ गैप्स रहे, क्योंकि ये रेगुलर फीडबैक ले रही है। एक अच्छी चीज़ है कि रेगुलर क्लासेस के फीडबैक, रेगुलर कोई इवेंट्स हो रहे, मतलब मल्टीपल चीज़ों के फीडबैक्स लेते हैं, उसके बेसिस पे ये चेंजेस करते हैं। तो अगर जैसे हम लोग अभी हैं, तो अब हमने बताया जैसे कैरिकुलम वाली गैप्स थी, तो हमारे जो HOD सर थे उन्होंने बोला कि हाँ ये गैप्स हैं, और उन्होंने प्रपोज कैरिकुलम बनाया और उन्होंने दिया। तो बोला कि ऑपरेशनल कांस्टेंट की वजह से ये 6 सेमेस्टर में नहीं हो सकता, 7th 8th में कर लेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें बदल रही है। तो आप जैसे उन्होंने बताया कि तुम्हारे साथ ये डिले हुआ था, हम तुम्हारे बाद वाले जो बैचेज हैं उनके लिए हम इसको पहले से प्लान कर रहे हैं। ठीक है। तो सिमिलरली प्लेसमेंट में ऐसा ही है कि 5th सेमेस्टर तक आप पढ़ रहे हो, 6th सेमेस्टर से आप एलिजिबल होने लग जाते हो, मैसेज अप्लाई करने के लिए, अप्लाई करने के लिए मैसेज आने लग जाते हैं, या आप इसके इंटर्न के लिए या इस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एलिजिबल हो, आप फॉर्म फिलअप करो,
देन आफ्टर जो भी कैंपस राउंड्स होते हैं, कोई हैकाथॉन बेस्ड होता है, कोई इंटरेक्शन बेस्ड होता है, जिसके जो भी मल्टीपल वो होते हैं। बट उसमें क्या है कि जैसे अब नंबर पे मैं कहूँ कि 25 लाख 30 लाख तो बहुत ही ऐसा वो हो जाएगा। यहाँ पे 2 लाख के पैकेजेस, 2 करोड़ के पैकेजेस गए, एक आई थिंक 3.2 समथिंग था। देख रहा तो हूँ वो मैं campus में। एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो ऐसा नहीं होता। मीडियम रेंज आप 8-7 से लेकर के 12-15-18 तक ले सकते हो। बट हाँ, जैसे अब कोई कंपनी आई, अब उसको दो ही वो ऐसे कंसीडर तो सारे बच्चों को करती है, लास्ट में वो 2 बच्चों को हायर करती है 12 लाख का। तो अब उस केस में अब उसमें 50 बच्चे बैठे थे, तो वो रेशियो गिर गया ना। राइट। तो वो चीज़ें थोड़ा सा है कि अब कोई कंपनी बल्क में तो आ नहीं रही हायर करने के लिए, और बल्क में आ रही है तो फिर सीटीसी बहुत कम होता है मास रिक्रूटिंग के लिए। और मास रिक्रूट, फिर उसमें कि प्रोबेबिलिटी या ग्रोथ आप कब तक उसमें सस्टेन कर पाओगे उस कंपनी में, उसकी कोई वो नहीं रहती। तो वो थोड़ा सा है, बट इतना क्राउड है तो 100% डेटा का तो कहीं नहीं है। बट कह सकते हो कि हाँ, कॉलेज अपॉर्चुनिटीज़ देती है, मल्टीपल कंपनीज आती है, आपके पास ऑप्शंस आने लग जाते हैं। एक तो बच्चे कितने स्किलफुल है, कितनी जल्दी उसको ग्रैब कर पाते हैं। रेस्ट क्योंकि गैप है कि अब जैसे कोई एक मान लो किसी कोई कंपनी आई और उसमें आप एलिजिबल हो, उसका एक नोटिस हुआ, आपने जो भी एग्जाम था उसका फर्स्ट राउंड था, आपने करा, देन आफ्टर उसके बाद क्या चीज़ें चल रही है, अगर आप एलिजिबल हो तो आपको पता लगा, रेस्ट आपको नहीं पता चल रहा है। अच्छा। तो जो बच्चे सेलेक्टेड हो रहे हैं बस उनको उन चीज़ों की जानकारी है, रेस्ट बाकी चीज़ें क्या चल रही है, कहाँ क्या है, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। ठीक है। तो वो एक थोड़ा सा गैप रहता है कि बच्चे अवेयर नहीं है कि एक्चुअली चल क्या रहा है। चलो इसमें मेरा नहीं हुआ, बाकी कंपनी क्या एक्सपेक्ट कर रही है, क्या चीज़ें, कहाँ ऐसा मैंने गलती किया कि नहीं हुआ। अगर रिजेक्ट हो रहा हूँ तो क्या प्रॉब्लम रही ये पता अगर नहीं चल वो रहा है। सारी चीज़ें अगर थोड़ा सा मिलने लग जाए बच्चे को, तो एक बच्चे अपने आप को अपग्रेड करें कि हाँ यार मेरा ये गैप है, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। तो वो एक चीज़ें कुछ अच्छी कंपनीज के नाम बताओ जो अभी रिसेंटली आई हुई हैं। अभी DR कोड आई थी और अगर मैं बताता हूँ, मतलब प्लेसमेंट्स की अगर बात किया जाए, और मोस्टली जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनका मेजरली ये होगा कि एलपी में प्लेसमेंट्स आते हैं कि नहीं आते हैं, राइट, लाइक राइट। कि इतने अच्छे प्लेसमेंट्स आ रहे हैं कि मैं वहाँ पे एडमिशन लूँ कि ना लूँ। द थिंग इज, अगर आप स्किलफुल हो देन कंपनीज यहाँ पे आ रही हैं। आई विल टेक द नेम्स। अमेजॉन आई थी, स्ट्राइप आई थी, ब्लिंकिट आया हुआ है, एंड सेल्स फोर्स भी आया हुआ है, एंड ऐसे ही मेजरली ओरेकल कंपनीज, जो भी मतलब आप सोच सकते हो जितने बड़े कंपनीज आ रहे हैं। ठीक है। द थिंग इज, यू हैव टू बी स्किलफुल इनफ टू गेट इन द कंपनी। ठीक है। तो अगर आपका ये कंसर्न है कि वहाँ पे कंपनीज आ रही है या नहीं, हाँ कंपनीज आ रही हैं, एंड आपका थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर से आपको एलिजिबल हो जाएगा, आपके प्लेसमेंट पोर्टल पे कंपनीज दिखना चालू हो जाएगा और आप प्लेसमेंट्स के लिए बैठ भी सकते हो। ठीक है। द थिंग इज, हाउ यू स्क्रीन योर रेज्यूमे, और आप कितने अच्छे से वो स्किलफुल बना पा रहे हो, रेज्यूमे को कितना अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हो, और आप अपने में क्या स्किल्स रख रहे हो, वो डिपेंड करता है। बाकी कंपनीज यहाँ पे आ रही हैं इन एवरी पैकेजेस, लाइक जो स्ट्राइप आई थी, इन इंटर्नशिप ओनली इट वाज गिविंग आई गेस 1,25,000 अच्छा। इन इंटर्नशिप ओनली। ओके। और ऐसे 4-5 कंपनीज हैं जो 1 लाख से अबव तक के पैकेजेस इंटर्नशिप में ही दे रहे हैं, और उसके बाद पीपीओज ऑफ 44 to 22 lakhs। बट ये कंपनीज जो है, ऐसे नहीं कि मतलब मैं इस महीने का बोल रहा हूँ, इस महीने के 2-3 कंपनी ऐसे आ जाएंगी, श्योर शॉट आ जाएंगे, जो 1 लाख से ऊपर आपको इंटर्नशिप्स दे रहे हो। ठीक है। द थिंग इज, आप उन्हें क्रैक कर पाना चाहिए, और ऐसे भी कंपनीज आ रही हैं जो 55,000 के इंटर्नशिप पैकेजेस में आ रहे हैं, और कुछ कंपनीज आ रही है जो 20,000 के हैं, या फिर तो कंपनीज यहाँ पे आ रही हैं। ये मेक श्योर कर लो कि हाँ, डाउटफुल नहीं रहना है कि कंपनीज यहाँ पे नहीं आ रही है। कंपनीज आ रही है, बट यू हैव टू बी स्किलफुल इनफ टू गेट इन जितने दिस कंपनीज। स्टूडेंट्स हैं, जितना क्राउड है, क्या आपको लगता है कि उतनी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं कि वो सफिशिएंट कहा जा सकता है? नहीं, कंपनीज अभी अगर आएंगे तो ऑब्वियसली, अगर अच्छे कंपनीज हैं, वो लोग मैक्स टू मैक्स 5 to 6 स्टूडेंट्स लेंगे, उससे ज़्यादा लेंगे नहीं। तो अगर हम टोटल वॉल्यूम की बात करें स्टूडेंट्स के, तो इट इज़ नॉट सफिशिएंट इनफ कि सारे स्टूडेंट्स कवर हो जाएं। एंड मैं बोलूँ कि अगर ये सारे स्टूडेंट्स कवर हो भी जाएंगे, तो फिर इट्स नॉट लाइक कि सारे स्टूडेंट अच्छे कंपनी में प्लेस हो। राइट। इट्स लाइक कि हाँ, कोई मास हायरिंग में हो गए प्लेस्ड, या फिर दे आर नॉट। मैं अब ये गारंटी नहीं कर सकता कि हाँ सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लेस सारे स्टूडेंट्स हो जाएंगे, बट द थिंग इज, इन गुड कंपनी और नॉट, ये आप पे डिपेंड करता है, आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे क्राउड थोड़ा ज़्यादा है। राइट, राइट, राइट। अभी आप लोगों ने दिया कोई इंटरव्यू वगैरह?
मैंने सैमसंग का इंटरव्यू दिया था। कैसा रहा अभी तक का एक्सपीरियंस? अगर कोई फ्रेशर आ रहा है, क्योंकि अब आप बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाओगे, तो सैमसंग का जो आपने प्रोसेस दिया, आपको क्या लग रहा है, आप सेलेक्ट हुए या रिजेक्ट हुए अभी तक? क्या आ गया उसका नहीं, रिजल्ट फाइनल? आई वाज रिजेक्टेड बिकॉज फोर्थ ईयर के कुछ स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं। तो आपको क्या लग रहा है, क्या प्रॉब्लम्स रह गई या क्या कमियां रह गई जिससे आप रिजेक्ट हो गए? जो स्टूडेंट्स, अगर आप पीछे जाओ, मतलब अब आप एडमिशन लेने आते, तो आपको क्या लग रहा है कि ये चीज़ें अगर मैं फिक्स कर लेता पहले ही दिन से, तो ठीक है, आज मेरा रिजेक्शन नहीं होता और सैमसंग जैसी कंपनी में हो जाता, जो ड्रीम होती है। तो जो पहला चीज़ है वो है आपका मेरा टेक्निकल राउंड उसमें क्लियर हो गया था। ठीक है। द थिंग वाज इन द एचआर राउंड में जो इंटरव्यू राउंड में मेरा था, सो इट वाज लाइक कि आप कितना अच्छे से वो चीज़ों को प्रेजेंट कर पाते हो, आपके प्रोजेक्ट कितने सेलेबल हैं। ठीक है। सो जो चीज़ें होती हैं कि जो कंपनीज आपके जॉब डिस्क्रिप्शंस में आपके स्किल्स को लिस्ट करती हैं, वो सारे स्किल्स आपको मिलने चाहिए। ओके। तो यहाँ पे जो मैंने पहले से, अगर मुझे ये सब पता होता, अगर फर्स्ट ईयर से मुझे ये पता लगना चालू होता कि आज सैमसंग आई है और उसने ये स्किल्स लिस्ट आउट किया है, तो मैं थर्ड ईयर में हूँ, तो सैमसंग कैंपस में 2 बार आ चुकी है। ठीक है। तो मुझे मैपिंग रहता कि उसका पिछले साल क्या स्किल्स उसने मेंशन किया था, क्या जेडी मेंशन किया था, और इस बार जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या चेंजेस हैं। ठीक है। तो उस हिसाब से मैं अपने को फिगर Prepare आउट करते करता हैं। कि हाँ इस बार मैं कैसे प्रिपेयर करूँ। बट ये मेरे पास था नहीं। इट वाज लाइक ओनली द केवाईसी सेशन हो गया, उसके बाद क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इट्स लाइक दैट। और जो आप ऑनलाइन वो सर्च कर सकते हो वही है। बट अगर मुझे पहले साल से ये पता होता कि आज सैमसंग आई है, आज ओरेकल आई है, और ये स्किल्स उनमें मेंशन किया गया है, एंड दैट वुड बी इन्फॉर्म टू अस, और उस पर हम लोग काम करना चालू कर दे, सो मेरा ये प्लेसमेंट क्लियर हो जाता। ओके। बिकॉज मेरा दो स्किल्स ऐसे थे, जो दो टेक स्टैक्स ऐसे थे जो उसमें ऑलरेडी जो बच्चे थे मेरे से, मतलब मे बी उनका जो प्लेसमेंट हुआ है, सो दे वर हैविंग दोज स्किल्स, बट मैं वो स्किल्स के बारे में अभी तक जानता भी नहीं था कि ये इसमें इंक्लूडेड है। तो मेरे रेज्यूमे में मैंने वो स्किल्स नहीं डाला था। ओके। सो फॉर दैट इट वाज जो फ्रेशर्स आ रहे हैं उनको क्या रेकमेंड करोगे, जो फ्रेशर्स कैसे प्रिपेयर करें वो? जो फ्रेशर्स आ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो अगर बीटेक सीएससी में एडमिशन ले रहे हैं, मेक श्योर कि एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस के बेसिक्स आपको आता हो। ठीक है। क्योंकि अगर आप अभी एक कॉम्पिटिटिव, क्योंकि जब आप प्लेसमेंट्स लेने जाते हो, यू डोंट हैव टू बी इनफ इन कोडिंग, आपको Okay. कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आना चाहिए। ठीक है। डीएसए तो चाहिए ही चाहिए, हर जगह डीएसए जो भी कंपनीज ले रही है वो डीएसए मेजर रख रही है। ठीक है। एंड विद दैट, अगर आपको लैंग्वेजेस अच्छी आती हो, इफ यू आर प्रोफिशिएंट इनफ, तो आपको लैंग्वेजेस पे उतना फोकस नहीं देना पड़ेगा, आपको टेक स्टैक में फोकस देना पड़ेगा कि मैंने पाइथन सीखा है, उसमें टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, इसमें मैं जाऊंगा। जो कंपनीज मांगती है, कंपनी नहीं लिखती है कि पाइथन हमें चाहिए, दे आर लाइक कि हाँ हमें ये स्पेसिफिक टेक स्टैक्स चाहिए। ठीक है। तो आप अगर पहले से वो मैप आउट करके आ रहे हो, तो इट्स बेटर कि आप यहाँ पे उस पे काम कर सको, रेदर देन दोस बेसिक्स पाइथन स्किल्स। और आप अगर पाइथन लिखोगे अभी रेज्यूमे में, तो इट्स लाइक यू आर नॉट गेटिंग सिलेक्टेड एनीवेयर। ओके। सो ये एक चीज़ है जो फ्रेशर्स को करना चाहिए। नोट्स बना लो, आप जो भी बता रहे हैं। आप बताओ, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? कहीं दिया इंटरव्यू आपने? नहीं, इंटरव्यू नहीं दिया। 2-3 राउंड मैंने किए हैं, बट टेक्निकल में उसके बाद नेक्स्ट राउंड का वो मेरे को जानकारी नहीं मिली कि ऑफ कोर्स कि रिजेक्ट हो गया होगा। ओके। बट दूसरी चीज़ ये थी कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत सारी आ रही है, बट हर किसी में आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वंस अगर आप किसी कंपनी में, सपोज कोई कंपनी आ रही है 7 LPA दे रही है और आप वो क्लियर हो गया, तो नेक्स्ट आप किसी दूसरी कंपनी में नहीं बैठ सकते। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्लेसमेंट के रूल्स बहुत सारी वैसी हैं। और ऐसे अगर क्या क्या रूल्स हैं? एक ये हो गया, देन आफ्टर एक तो ये होगा, उसके अलावा रेस्ट की अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसमें अगर आप 7 LPA क्रैक कर, तब उससे नीचे वाले में नहीं बैठ सकते। Okay. तो एक पर्टिकुलर तो टाइम के वैसे बाद भी कोई क्यों बैठेगा? 7 LPA मिल गया तो मैं 6 LPA वाले में क्यों बैठूंगा? लेकिन स्टार्टिंग में इनिशियली क्या होता है कि कॉलेज का मेन मोटिव होता है कि नंबर बढ़ाना होता है। अच्छा। कि हमारे पास इतने बच्चे प्लेस्ड हो गए, तो उसके चक्कर में अगर किसी का कहीं हुआ तो कोशिश करते हैं कि तुम लो और निकलो, अच्छा। कि हमारे पास और दूसरे बच्चे आएंगे और उनको ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। तो उसकी वजह से तो हमारे फैकल्टी ने भी कहा था कि मेक श्योर कि कंपनी देख के और कंपनी का वर्क कल्चर कितना पे कर रही है वो सारा देख के ही फुलफिल करना। तो जो हैकाथॉन राउंड बेस्ड हो रहे हैं, या कुछ कंपनीज ऐसे एक टेक्निकल राउंड हो गया, लेकिन कुछ ज़्यादा वो नहीं है जो बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं, तो उन सब कंपनी को थोड़ा सा अवॉइड करना। जो अपना मेजर तुम्हारा है
उस पे रहना है कि तुम आगे ग्रोथ भी कर पाओ। ठीक है। कि अगर तुम्हारा AIML का है तो AI इंजीनियर के लिए जा रहे हो तो आगे तुम ग्रो कर पाओ। ऐसा नहीं कंपनी में जाके फंस गए उसके आगे कुछ कर ही नहीं पा रहे। रेलेवेंट प्रोफाइल्स के लिए ही अप्लाई। बहुत सारे कंपनीज बॉन्ड्स के साथ भी आते हैं कि अच्छा। यार तुम 2 साल मिनिमम ड्यूरेशन इतना है कि इतने टाइम तो हाँ, करना ही 2 करना साल है। आपको जॉब करना है। लाइक इंटर्नशिप तो आपका अलग हो गया 9 महीने का, बट उसके साथ जॉब भी आपको 2 साल का करना है, उसके लिए बॉन्ड आप लगा देते हो। तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स टू मैप। राइट। तो वो एक चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा बहुत ऑप्शंस आ रहे हैं हमें, हर दूसरे तीसरे दिन आती है कि यू आर एलिजिबल फॉर दिस, बट हम देखते हैं कि उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, कंपनी क्या मांग रही है, तो फिर लगता है कि नहीं, कंपनी उस हिसाब के नहीं है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जहाँ हम जाना चाह रहे हैं, तो फिर उसमें फुलफिल नहीं करते। बट उसमें एक और चीज़ है कॉलेज जो बच्चों को कर रहे हैं कि सपोज आप 25 के कंपनी के लिए एलिजिबल हुए और आपने 5 ही भरा या 10 ही भरा, तो वो एक आपके घर फिर फोन जाता है अच्छा। कि आपका बच्चा भर नहीं रहा प्लेसमेंट में, वो एक इशू है। तो अब पेरेंट्स को कैसे बताए कि क्यों नहीं भर रहे हैं हम? राइट। तो वो एक है गैप्स। उसके अलावा कि सपोज जो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ कि मैं डेव्स लाइन में एलिजिबल था, मैंने भरा और आई थिंक मैं कहीं चला गया था किसी रीज़न से, तो मैं उसमें टेक्निकल राउंड में अपेयर नहीं हो पाया। तो उसके चक्कर में फ़ाइन इम्पोज कर दिया गया। फाइन कर दिया। हाँ, ओके। कि 1K का फ़ाइन कि आप उसमें अच्छा, प्लेसमेंट प्रोसेस के लिए कोई अलग से पैसा भी देना होता है क्या? प्रोसेस के लिए नहीं है, बट जो प्लेसमेंट क्लासेस होती हैं हमारी समर और विंटर की 2-2 महीने की, उसके लिए बीटेक में, बाकी अदर ब्रांचेस का नहीं पता, 18,000 पर बच्चे। ये अपार्ट फ्रॉम द ट्यूशन फी हाँ, है apart जो आप from, कॉलेज की फी देते हो ये उसके वन अलावा? टाइम वन टाइम होता है। अच्छा। अपार्ट फ्रॉम कॉलेज फी होता है जो 18,000। अगर आप प्लेसमेंट के लिए अपेयर होना चाह रहे हो या उसमें बैठना चाह रहे हो तो तो आपको 18,000 अगर ये कोई पे नहीं करेगा तो प्लेसमेंट के लिए अपेयर हो ही नहीं पाएगा? नहीं कर सकता, ओके। क्योंकि वो डिसाइड हो जाता है ना कि आपको आगे क्या करना है। आपको सेल्फ आगे हायर स्टडीज़ करनी है, एंटरप्रेन्योरशिप करना है, अच्छा। अपना बिजनेस करना है या प्लेसमेंट में बैठना है। ओके। तो वहाँ से डिसाइड होता है। जो बच्चे प्लेसमेंट चूज़ करते हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि 18,000 आप पे करो, ठीक है। तो आप मतलब और ये बैठ कब सकते देना हो। होता है? कब स्टार्ट ये होता है सेकेंड ईयर से स्टार्ट हो जाता सेकंड है ईयर से? और थर्ड ईयर के आई थिंक 5th सेमेस्टर में तक फाइनल हो जाता है, क्योंकि ओके। उसके बाद से फिर कंपनी जाने लग जाती है, क्योंकि उस हिसाब से फिर कॉलेज प्लान करते हैं ना प्लेसमेंट के लिए। जो एक्सपर्ट्स आ रहे हैं और जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो क्लासेज अलॉट होती है, तो उसी बेसिस पे होती है, तो वो 5th सेमेस्टर से क्लियर हो जाता है। ठीक है। और रेस्ट आप जो पूछ रहे थे जूनियर बच्चों के लिए, तो आई वुड सजेस्ट, जो भाई ने कहा कि अच्छा है कि आप 2 लैंग्वेजेज एटलीस्ट, एक पाइथन और बाकी जो आप लैंग्वेज करना चाह रहे हो, बट इससे पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि एक बार पहले एक्सप्लोर कर लो डोमेन को, क्योंकि इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं हमारे बैचेस में भी जो अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाए कि किस डोमेन में जाना है। क्योंकि एक इंसिडेंट हमारे बैच में एक बच्चे का है कि उनका मेजर था कि मुझे AI इंजीनियर के लिए जाना है और उसी वजह से उन्होंने AIML लिया, बट प्लेसमेंट में ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था। आपको जो कोर टेक्नोलॉजी है वही पढ़नी है। और जो हमारे प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने कहा था, देखो ये एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इसका पता नहीं, तो अभी तुम कोर डोमेन में चले जाओ और रेस्ट बाद में अपने आप को अपग्रेड कर लेना। तो वो थोड़ा सा कि आप बच्चा ऐसे सोच तो रहा है AI इंजीनियर के लिए, उन्होंने मशीन लर्निंग की बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, अलग अलग लैंग्वेजेज, अलग अलग टूल्स, लाइब्रेरीज पढ़ी, बट अब इधर आगे प्लेसमेंट उसे बैकएंड पढ़ रहा है, तो वो बच्चे के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा है और थोड़ा सा गैप्स आ जा रहे हैं। ये गैप है बिकॉज अगर हम AIML में हैं, सो AIML के काफ़ी सारे कंपनीज नहीं आ रहे। मोस्टली जो कंपनीज आ रहे हैं वो फुल स्टैक डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो उसके लिए हमें उस हिसाब से फिर बैक एंड एंड फ्रंट एंड वो तो हम कर रहे हैं पहले साल से, बट मोस्टली बच्चे नहीं कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत उनके लिए भी हो रहा है और हमें भी काफ़ी दिक्कत हो रहा है, बिकॉज बैकएंड का पूरा सब कुछ मैप आउट करके उसमें देना, बिकॉज इफ यू आर गोइंग फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर यू हैव टू बी प्रोफेशनल इनफ इन बैकएंड एंड फ्रंट एंड बोथ। तो अगर मैं AIML में हूँ, मेरे टेक स्टैक्स और मेरा जो एक्सपीरियंस वो पूरा अलग ही है। बिल्कुल मेरा पूरा अलग है। मेरा वे ऑफ लर्निंग एंड वे ऑफ गेटिंग द थिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट विद दिस। और अभी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, बट सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए जो टेक स्टैक चाहिए होता है वो हमें पहले से अगर पता होता कि हाँ ऐसे चीज़ें हैं कि AIML में अभी इतने सारे कंपनीज वैसे भी नहीं आ रही है, दे आर मोस्टली हायरिंग इन SD। उसके बाद उसको ट्रेनिंग देके अगर आपका चेंज करना चाहते हो डोमेन, तो वो कंपनी के थ्रू होगा, वो यहाँ से ऐसे। तो कंपनीज मेजरली, मैंने सैमसंग बोला, इट हैज़ कम फॉर मशीन लर्निंग, तो ऐसे काफ़ी कम कंपनीज हैं जो डोमेन वाइज आते हैं, नहीं तो मोस्टली सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पहले कंसिडर करना चाहिए। ओके, ठीक है। आई गेस मैक्सिमम चीज़ हमने कवर कर ली है। एडमिशन का प्रोसेस क्या है? मतलब सिंपल ही, आई गेस एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। मिनिमम कितना परसेंट चाहिए होता है? बीटेक के लिए 60% 60% मिनिमम चाहिए होता है। बाकी कूपन कोड वगैरह पड़ा होगा, स्क्रीन पे मिलेगा, आप अप्लाई कर लेना उसको, ठीक है। कॉलेज लाइफ कैसा है?
किस सेंस में पूछ रहे हैं आप? जिस भी सेंस बहुत में आपने सारी समझा चीजें उसी कॉलेज सेंस में बताओ। नहीं बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हाँ। है स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ आने में। और एकेडमिक वाइज बोले तो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा शेड्यूल बहुत हेक्टिक रहता है इनिशियली। 9 to 5 की क्लासेस होती हैं, 28-30 क्लासेस वीक में होता है। तो इनिशियली हमारे लिए बहुत हेक्टिक था और मैनेज करना कि सुबह आओ शाम को जाओ, पूरे दिन ट्रेंड हो जा रहे थे। बट लेटर ऑन हम अडेप्ट हो गए। सेकेंडरी जो हमारे सीएससी बैच में एक जो हमें लगा आई थिंक इनिशियली और अभी भी लगता है कि वो गैप्स हैं थोड़े से, कि हर सेमेस्टर सेक्शन चेंज हो जाते हैं हमारा। अच्छा। ठीक है, तो हमारा अभी तक जैसे हम जो कोर बच्चे थे 15-20 बच्चे, वही हमारे कोर दोस्त हैं। उसके अलावा हर सेमेस्टर में नए बच्चे आ रहे हैं, तो कोई सब ऐसा होगा कि अपने रीजन बेस्ड, अपने लैंग्वेज बेस्ड, अपने स्टेट बेस्ड दोस्त बना रहे हैं उसी में। तो आप सब बच्चे से जान नहीं पाओगे, सबसे इंटरेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी जितनी है कि आपको ऑल ओवर इंडिया हर स्टेट के बच्चे मिल जाएंगे। बट वही दिक्कत है कि अब हर सेमेस्टर बच्चे चेंज हो रहे थे। ये एक ऑप्शन है कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बट लेटर ऑन बच्चे रियलाइज करते हैं कि मेरा दोस्त बन गया, अब मुझे दोस्त नहीं बनाने। तो वो एक क्लासरूम का गैप्स है। और सेकेंडरी इसके अलावा रेस्ट कैंपस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी बहुत सारे स्टूडेंट ने लिंक्डइन पे पोस्ट भी डाला था इसके अराउंड में, इतना एडमिशन हो गया था कि हॉस्टल्स में स्पेस नहीं था, सेशंस जो है वो डिले चला। ये आपके बैच का स्टोरी था, कब का था? वो हम ही लोग उसके विक्टिम थे, कह सकते अच्छा, हो। आप ही लोग victim थे। अच्छा। कि समर ब्रेक हुआ था और देन आफ्टर वी वर एक्सपेक्टिंग कि अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, बट इनटेक बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इनटेक हो जाना ठीक है, ये एक्सपेक्ट करते कि मेरे पास इतने बच्चे आ जाएंगे, इनकी मार्केटिंग अच्छी है, बट ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि मोस्टली बच्चे रेसिडेंशियल सर्विस ऑप्ट कर लेंगे। तो वो इनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था, क्योंकि हॉस्टल्स में अकोमोडेशन उतना नहीं था। तो इन्होंने प्रॉपर 2-3 महीने में पूरा हॉस्टल्स बनाए। 2-3 हॉस्टल्स बने और फिर बच्चों को इन्होंने असाइन ऑनलाइन भी क्लासेस चली थी काफ़ी टाइम तो तक? हमारी क्लासेस ऑनलाइन ही चल रही थी। जो कोर 2 कोर्सेज थे उनके क्लासेस हमारे ऑनलाइन होते थे डेली बेसिस पे। बट काइंड ऑफ वो 3-4 महीने का ऐसा ब्रेक हो गया था कि लग रहा था बच्चे क्या हो गया, ड्रॉप ले लिए क्या। अच्छा। वो चल रहा तो था। घर जाके कर रहे थे आप लोग? हाँ, कॉलेज आ ही नहीं सकते थे। अगर कोई हॉस्टल वाला है तो नहीं आ सकता। अब बाहर रह रहे डे स्कॉलर है तो वो अपना आ रहे हैं अपने रूम्स पे रह अब वो के। प्रॉब्लम फिक्स हो गई है? हाँ, हो गया अब बिल्कुल। अब रेगुलर क्लासेस चल आई रही गेस मैक्सिमम चीज़ें कवर कर ली हमने, या और कुछ रह रहा है कॉलेज के बारे कॉलेज में? लाइफ यहाँ पे कॉलेज लाइफ ऐसा है दैट अगर आप यार लाइक म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हो, आर्टिस्ट हो या फिर ये, तो कॉलेज आपको अच्छे खासे दे देती है। अगर आपके क्लब्स के साथ अच्छा आपका जाना आना है, देन यू ऑब्वियसली गेट एन एज कि आप सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड ऑल। और यहाँ पे ऐसे कॉलेज लाइफ फेस्ट्स वगैरह होते हैं, एंड अगर आपको क्लास से फुर्सत मिल गई हो तो आप कर सकते हो जाके participate। पार्टिसिपेट करो एंड एक्स्ट्रा करिकुलर्स के चांसेस हैं, मतलब ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं, आप कर सकते हो, है ना? ऑप्शंस बहुत सारे हैं आपको एक्सप्लोर, क्योंकि हमारा ये डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट प्रॉपर उसी चीज़ के लिए बना है। अच्छा। लेकिन वही है कि आपको हॉस्टल में आके नहीं बताया जाएगा। आप जाओ डिपार्टमेंट में खुद बात से करो, एक्सप्लोर मिलो, करो, है ना? तो आपको जानने को मिलेगा। रेस्ट आप अगर नहीं जा रहे तो आपको कुछ आइडिया नहीं चलेगा कहाँ क्या चल रहा है, कुछ ये सब कुछ आपको जानकारी नहीं। कैंपस ऑब्वियसली बहुत बड़ा है, बड़ा तो बड़ा है और अब हर हर बच्चे को पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। स्कॉलरशिप्स वगैरह तो ऑलमोस्ट सबको मिल जाती है ना स्टार्टिंग में, तो हाँ, LPU मिल नेस्ट जाते अगर कोई बेस्ड दे रहा ऑन 12th के कितने मार्क्स हैं या LPU नेस्ट के मेंस, basis एलपीयू नेस्ट पे या मेंस में ठीक। क्या पे। लास्ट सवाल मैं पूछूंगा, तीनों लोग ऑनेस्टली बताना, अगर आपको अथॉरिटी दी जाए, ठीक है, चीज़ों को चेंज करने की, ठीक है, तो आपने अभी तक अपना जो एक्सपीरियंस किया है उसमें आप कौन सी ऐसी चीज़ें चेंज करोगे जिससे कि आउटकम में बहुत बड़ा ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आ सकता है? तीनों लोग एक एक करके बता दो। एक हो सकता है वो पॉइंट, या मल्टीपल पॉइंट्स हो सकते हैं। मतलब आपके पास पूरी अथॉरिटी दे दी जाए, आपको कॉलेज का चेयरमैन बना दिया जाए कि ठीक है, आप देख लो, अब आपने जो एक्सपीरियंस किया, जो प्रॉब्लम समझी आपने, इसको रिफाइन करके सुधारो, जिससे कि ओवरऑल आउटकम मतलब क्वालिटी ऑफ प्लेसमेंट्स हो गया, या नंबर ऑफ स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो रहा है, रोल्स किस तरीके के मिल रही हैं, वो सब कुछ। सो आई वुड सजेस्ट, जो एक मैंने सजेशन दिया था और आई थिंक मैंने डिस्कस भी किया इनिशियली, कि कैरिकुलम की बातें आप कर रहे थे कि अगर कॉलेज में कोई बच्चा आ रहे थे, स्कूल में तो मल्टीपल 5-7 सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, तो ठीक है, सब एसएसटी पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो उतना नहीं रहता। बट कॉलेज में आने के बाद बच्चे को कैरियर बिल्डअप करना अपना, कि किधर जाना है। रेलिवेंट करिकुलम आप कह रहे हो पहले पढ़ाओगे आप, तो ठीक है। वो आपको इनिशियली फर्स्ट ईयर में हर बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए कि मुझे किस डोमेन में जाना है और उसके लिए मुझे क्या पढ़नी है। ठीक है। ये फर्स्ट थिंग कर सकते हैं कॉलेज, और किया जाना चाहिए। तभी हम जो अभी बात कर रहे हैं कि स्किलफुल एम्प्लॉय नहीं है, क्योंकि अब क्लियर ही नहीं, अब थर्ड ईयर में बच्चा आगे बैकएंड के लिए पढ़ रहा है या एआई के लिए पढ़े, तो वो एक चीज़ें पहले इनिशियली भी क्लियर किया जा सकता है। सेकेंडरी की एक जो एक्चुअल चीज़ है, जो अगर कोई बच्चा जॉब ही परस्यू करना चाह रहा है लॉन्ग टर्म में, तो उसमें या उस डोमेन में उसको एग्जैक्टली किस तरह की चीज़ों से डील करना पड़ेगा, या किन, जैसे
जब हम मेंस के लिए अपेयर होते हैं तो कहते हैं ना कि तुम आईआईटी में पहुंचने से पहले आईआईटीएन की तरह बिहेव करना शुरू कर दो, तो तुम्हें वो एक फीलिंग भी आएगी और फिर तुम्हारे बिहेवियर वैसे होने लग जाएंगे। तो अगर हम एक बच्चे को इस तरीके से ट्रेन करें या काइंड ऑफ कह सकते हो गाइडेंस दे कि अगर आप प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो तो आपको इस लेवल पे इस तरीके से तैयार होना है, इतनी सारी चीज़ें आनी चाहिए और ये चीज़ें होंगे जो आपको फेस करनी होंगी, तो आप इसको कैसे डील करोगे वो सारी चीज़ें अगर इनिशियली क्लियर हो जाए बच्चों को तो उनके लिए ईजी हो सकता है। ये एकेडमिक वाइज हो सकता है। रेस्ट की और शेड्यूल वाइज मैं कहूँगा थोड़ा सा अगर कॉलेज कर सकती है चेंजेस, तो क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जैसे मैंने सॉफ्ट स्किल की बताया, तो आई थिंक रिक्वायर्ड है क्योंकि बच्चों के मदर टंग इन्फ्लुएंस होते हैं, अदर स्टेट से आते हैं, तो वो थोड़ा सा चीज़ें सही की जा सकती है। बट बहुत एक्सेस में कि हर सेमेस्टर में लगा दे रहे 4 क्लासेस चल रही, क्योंकि एट द एंड बच्चे भी ये समझ जाते हैं कि भाई इतना एट द एंड हमें 2 CA अटैम्प्ट करना है, एक एंटम अटैम्प्ट करना है, तो उसके लिए हम कर लेंगे, हो गया। तो जो एक्चुअल इंप्रूवमेंट या जो एक्चुअल कॉलेज एक्सपेक्ट करती है कि सॉफ्ट स्किल के क्लासेस से या इंग्लिश की क्लासेस से जो इंप्रूवमेंट आनी चाहिए वो गैप रह ही जाता है। तो अगर इसको एक रेगुलर क्लासरूम का पार्ट न बनाकर एक ट्रेनिंग का पार्ट बनाए कि 2 महीने की ट्रेनिंग है जिसका ग्रामर के गैप्स हैं वो फुलफिल हो जाए, किसी का मदर टंग इन्फ्लुएंस है वो क्लियर हो जाए, तो वो एक ज़्यादा बेटर हो सकता है एज कम्पेयर टू रेगुलर क्लासेस की वो पार्ट है। आप जल्दी रैप करते हैं इसको। सो मेरा ये, अगर मेरे को वो अथॉरिटी दिया जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये मोस्टली काफ़ी जनरल कर दूंगा दैट यू डोंट हैव टू सिट फॉर योर प्लेसमेंट्स, रैदर तुम्हें खुद को कैसे अर्न कर सकते हो तुम अपने लिए, सेल्फ अर्निंग कैसे कर सकते हो, फॉर दैट लाइक मैं हर एक बच्चे को विथ मेंटर्स आई विल असाइन कि अगर एक मेंटर है वो 7 बच्चे देख रहा है एंड ही और शी शुड बी प्रॉपरली मैपिंग हिज और हर स्किल्स इन लेवल ऑफ फ्रीलांसिंग, कि फ्रीलांस में वो कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकता है एंड ऑल। सो उसमें क्या हो जाएगा, उसके एकेडमिक्स भी कवर हो जाएंगे, उसके प्रोजेक्ट्स भी कवर हो जाएंगे एंड ही विल बी इक्विप्ड विथ रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री स्किल्स। और उसके साथ साथ इट्स लाइक कि आप अगर एक फ्रीलांसिंग को एक तौर पे ले रहे हो कि हाँ मेरे ये एकेडमिक्स के जैसे ही एक चीज़ है, देन यू आर ऑलरेडी हैविंग थम्स अप आइकन फॉर एनी प्लेसमेंट्स यू आर सिटिंग फॉर। तो ये एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से इसको जनरलाइज कर दूंगा पूरे कैंपस में कि फ्रीलांसिंग को प्रमोट करना एंड ऑल, एंड द स्टार्टअप थिंग कि आजकल स्टार्टअप्स और आइडियाज़ और हमारे सोसाइटी में बहुत सारे गैप्स हैं, तो सॉल्व करने के लिए हर एक सेमेस्टर में बच्चे को एक एक प्रॉब्लम दिया जाएगा एंड विद दैट अलग अलग कंपनीज हर साल ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स कंट्रीब्यूट करने के लिए ये करते हैं। तो हर एक कंपनीज के जो भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, आई विल जस्ट मेक श्योर कि हर एक बच्चे को ऐसे क्लोन बनाने के लिए लाइक द प्रोजेक्ट्स दे आर पब्लिशिंग, उसका एक क्लोन बना के उसी सेमेस्टर में एक CA के तौर पे उसे कवर अप करना है, ताकि बच्चे को पता चल सके एक्चुअली में कंपनीज किस चीज़ पे काम कर रही है और कौन से टेक स्टैक्स उन्हें आ रहे हैं, तो उसके वो लोग मोटिवेटेड भी रहेंगे और उसके साथ साथ अपडेटेड भी रहेंगे। आप बेसिकली अगर मुझे ऐसा मौका मिलेगा तो आई वुड लाइक टू डिक्रीज द इनटेक कैपेबिलिटी ऑफ द कॉलेज, ठीक है, क्योंकि क्राउड के साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। टीचर्स जैसे हमारा हर सेमेस्टर में हमारा सेक्शन चेंज होता है, तो उतना बॉन्डिंग नहीं बन पाता है हमारे पीयर्स के साथ, तो वो एक प्रॉब्लम है इनटेक का। इसके अलावा और वो जो मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि टीचर्स की क्वालिफिकेशंस और क्वालिटी ऑफ टीचर्स इंप्रूव हाँ, करोगे आप, ठीक है, हायरिंग प्रोसेस थोड़ा सा और स्ट्रिंजेंट करोगे आप। और अभी तो कॉलेज ने एडू रिवोल्यूशन जो इंट्रोड्यूस किया है, तो वो फोकस करता है प्रैक्टिकल लर्निंग पे, तो वो तो सही चल रहा है। वो एक प्रॉब्लम था कि थ्योरी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है प्रैक्टिकल लर्निंग, तो वो अभी कॉलेज कर रहा है। ठीक है, ऑन दैट नोट आई गेस मैक्सिमम चीज़ें कवर कर लेने, वैसे तो घंटों बात हो सकती है, बट ठीक है। अगर स्टिल कोई डाउट है आप बिल्कुल रीच आउट कर सकते हो, हम कोशिश करेंगे आपके जो भी डाउट्स हैं उनको रिजॉल्व करने की। थैंक यू सो मच, काफ़ी टाइम ले लिया, बट आई गेस की हेल्प हो जाएगी बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दी। थैंक यू सो मच, बाय।